अध्याय 10 मानचित्र मंथन। मैडम पॉम्फ्री ने हैरी को हफ्ते भर तक अस्पताल में ही रखा। हैरी ने भी इस बारे में बहस या शिकायत नहीं की, लेकिन उसने उन्हें अपनी निम्बस 2000 के टूटे टुकड़ों को नहीं फेंकने दिया। हैरी जानता था कि यह मूर्खता थी, जानता था कि निम्बस कभी ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन वह दिल के हाथों मजबूर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया हो। अस्पताल में बहुत से लोग उससे मिलने आए, सब उसे खुश करना चाहते थे। हैग्रिड ने उसे फूलों का एक गुच्छा भेजा जो पीली गोभी की तरह दिख रहा था। जिनी वीजली शर्माते हुए जल्दी अच्छे हो जाओ का कार्ड लेकर आई, जो उसने खुद बनाया था। वह कार्ड इतनी जोर से गाने लगा कि हैरी को उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसे फलों की टोकरी के नीचे रखना पड़ा। गुरुद्वार की टीम इतवार की सुबह एक बार फिर उससे मिलने आई। इस बार वुड भी आया, जिसने हैरी से खोखली मुर्दा आवाज में कहा कि वह उसे कतई दोषी नहीं मानता है। रॉन और हर्माइनी दिन भर हैरी के पास रहते थे। वे सिर्फ रात को ही वहां से जाते थे, लेकिन उनकी बातों या कामों से हैरी बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ उसकी आधी परेशानी ही मालूम थी। उसने किसी को भी ग्रिम के बारे में नहीं बताया था, रॉन और हर्माइनी को भी नहीं, क्योंकि वह जानता था कि रॉन दहशत में आ जाएगा और हर्माइनी हंसी उड़ाएगी। बहरहाल सच तो यह था कि ग्रिम उसे 2 बार दिखा था, और उसे देखने के बाद ही वह दोनों ही बार मरते मरते बचा था। पहली बार तो जादूगरों की बस उसके ऊपर चढ़ने वाली थी, और दूसरी बार वो 50 फुट की ऊंचाई से अपनी झाड़ू पर से गिरा था। क्या ग्रिम उसे तब तक सताता रहेगा जब तक वह सचमुच न मर जाए? क्या उसे जिंदगी भर पीछे पलटकर उस डरावने जानवर को देखना पड़ेगा? और फिर दमपिशाच थे। हैरी जब भी उनके बारे में सोचता था उसका जी खराब होने लगता था और उसे शर्म आती थी। हालांकि सभी लोग दमपिशाचों को भयानक मानते थे, लेकिन उनके पास आने पर बाकी लोग बेहोश नहीं होते थे और अपने मृत माता पिता की आवाज़ें नहीं सुनते थे। हैरी अब जान गया था कि वह चीखने वाली औरत कौन थी। जब वह अस्पताल में जागते हुए छत पर चमकती चांदनी को निहारते रहा, तब उसने उसके शब्दों के बारे में सोचा, बार बार सोचा। जब दमपिशाच उसके पास आए थे तो उसने अपनी माँ के आखिरी शब्द सुने थे। उसने सुना था कि उन्होंने हैरी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बचाने की किस तरह कोशिश की थी, और उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की हंसी भी सुनी थी, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने उसकी माँ को मार डाला था। हैरी बेचैनी भरी नींद में सो गया। उसने सपना देखा जिसमें गिलगिला तथा गला हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था और रहम की भीख मांगती औरत की चीख से सुनाई दे रही थी। जागने पर वो एक बार फिर अपनी माँ की आवाज़ के बारे में सोचने लगा। सोमवार को स्कूल की चहल पहल में लौटकर उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वहां उसे मजबूरन दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ा। फिर भले ही उसे ड्रेको मेलफॉय के ताने सुनने को क्यों ना मिल रहे हों। गुरुद्वार की हार पर मेलफॉय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने आखिरकार अपनी पट्टियां उतारकर फेंक दी थीं, और अब वह अपने दोनों हाथ नचा कर यह बता रहा था कि हैरी झाड़ू पर से कैसे गिरा। मेलफॉय जादुई काढ़ी की क्लास में ज्यादातर समय दम पिशाच का अभिनय करता रहा। आखिरकार रॉन ने अपना संयम खो दिया और मेलफॉय पर मगरमच्छ का एक बड़ा चिपचिपा हृदय फेंक दिया, जो सीधे उसके चेहरे पर लगा। इस वजह से स्नेप ने गुरुद्वार के 50 पॉइंट कम कर दिए। अगर स्नेप दोबारा गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास ले रहे होंगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, रॉन ने कहा जब वे लंच के बाद ल्यूपिन की क्लास की तरफ चले। जरा देखो तो सही हरमाइनी, अंदर कौन है? हरमाइनी ने क्लास के दरवाजे के अंदर झांका। सब ठीक है। प्रोफेसर ल्यूपिन दोबारा लौट आए थे। निश्चित रूप से वे बीमार लग रहे थे। उनके पुराने कपड़े उनके शरीर पर ढीले हो चुके थे और उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। बहरहाल जब विद्यार्थी क्लास में बैठे तो ल्यूपिन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। सभी विद्यार्थी जोर जोर से शिकायत करने लगे कि ल्यूपिन की बीमारी के दौरान स्नेप ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। यह ठीक नहीं है। वे हमें सिर्फ 1 दिन पढ़ा रहे थे और उन्होंने हमें इतना सारा होमवर्क दे दिया। हमें नरभेड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 चंपत्र। क्या तुमने प्रोफेसर स्नेप को बताया कि अभी हमने नरभेड़ियों के बारे में नहीं पढ़ा है? ल्यूपिन ने भौहें उठाकर पूछा। एक बार फिर कोहराम मच गया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत पीछे हैं। वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। 2 चंपत्र। प्रोफेसर ल्यूपिन हर चेहरे पर गुस्से का भाव देखकर मुस्कुराए। चिंता मत करो, मैं प्रोफेसर स्नेप से बात कर लूंगा। तुम्हें वह निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, हरमाइनी बहुत निराश दिखते हुए बोली, मैंने तो पहले ही लिख लिया है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत मजेदार पाठ पढ़ा। प्रोफेसर ल्यूपिन अपने साथ कांच का एक बड़ा बक्सा लेकर आए थे, जिसमें हिंकी पंख था। ऐसा लगता था जैसे एक पैर वाला यह प्राणी धुएं के लच्छों से बना हो। यह बहुत नाजुक था और मासूम दिखता था। यह यात्रियों को ललचाकर दलदल में ले जाते हैं। जब विद्यार्थियों ने नोट्स लिखे तो प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा, तुम्हें इसके हाथ से लालटेन लटकती दिख रही है?
यह आगे आगे चलता है, लोग रोशनी के पीछे चलते हैं और फिर हिंकी पंग ने कान से टकराकर एक भयंकर चीख निकाली। जब घंटी बजी तो सबने अपना अपना सामान बटोरा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उनमें हैरी भी था, लेकिन एक मिनट रुको हैरी, ल्यूपिन ने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हैरी ने पलट कर देखा कि प्रोफेसर ल्यूपिन हिंकी पंग के बक्से को कपड़े से ढक रहे थे। मैंने मैच के बारे में सुना, ल्यूपिन ने कहा। वे अपनी डेस्क की तरफ मुड़े और अपनी पुस्तकें ब्रीफकेस में रखने लगे। मुझे तुम्हारी झाड़ू के बारे में अफसोस है, क्या उसके ठीक होने की कोई संभावना है? नहीं, हैरी ने कहा, लड़ाकू पेड़ ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ल्यूपिन ने आ भरी। लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया था जिस साल मैं हॉगवर्ट्स में आया था। विद्यार्थी खेल खेल में इसके पास जाकर इसके तने को छूने की कोशिश करते थे। अंत में डेवी गजन नाम के एक लड़के की आंख फूटते फूटते बची और इस घटना के बाद पेड़ के पास जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी झाड़ू के बचने की तो कोई संभावना ही नहीं है। क्या आपने दंपिशाचों के बारे में भी सुना था? हैरी ने मुश्किल से कहा। ल्यूपिन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने सुना था। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने प्रोफेसर डंबलडोर को पहले कभी इतने गुस्से में देखा होगा। दंपिशाच कुछ समय से बेचैन हो रहे थे। वे इस बात पर गुस्सा थे कि डंबलडोर उन्हें स्कूल के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम उन्हीं की वजह से गिरे थे। हाँ, हैरी ने कहा। वह झिझका और फिर जो सवाल उसे पूछना था वह न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। क्यों? वे मुझ पर इतना असर क्यों डालते हैं? क्या मैं? इसका कमजोरी से कोई संबंध नहीं है, प्रोफेसर ल्यूपिन ने तीखेपन से कहा, जैसे उन्होंने हैरी के मन की बात समझ ली हो। दंपिशाच दूसरों के बजाय तुम पर ज्यादा बुरा असर इसलिए डालते हैं क्योंकि तुम्हारे अतीत में ऐसी भयानक घटनाएं जुड़ी हैं जो दूसरों के अतीत में नहीं है। जाड़े के सूर्य की एक किरण क्लास में आई जिसने ल्यूपिन के सफेद बालों और उनके युवा चेहरे की लकीरों को चमका दिया। दंपिशाच इस धरती पर रहने वाले सबसे बुरे जीव हैं। वे सबसे अंधेरी और गंदी जगहों पर रहते हैं। उन्हें विनाश और निराशा से आनंद मिलता है। वे अपने आसपास की हवा में से शांति, आशा और खुशी को चूस जाते हैं। यहाँ तक कि मगलू भी उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, भले ही वे उन्हें देख नहीं सकते। दंपिशाच पास आने पर आपके अंदर की हर अच्छी भावना और हर खुशी भरी याद को चूस जाते हैं। दंपिशाच की कोशिश यही रहती है कि वह तब तक चूसते रहे जब तक कि आप भी उसी की तरह न बन जाएं, आत्मा विहीन और बुरे। फिर आपको अपने जीवन में सबसे बुरे अनुभवों के अलावा कुछ भी याद नहीं रहेगा। और हैरी, तुम्हारे साथ हुई सबसे बुरी घटना किसी को भी उसकी झाड़ू से गिरा सकती है। तुम्हें इस बात पर शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। जब वे मेरे पास आते हैं, हैरी ने ल्यूपिन की डेस्क की तरफ घूरा। उसका गला रूंध गया था। तो मैं उस समय की आवाज़ें सुनता हूँ जब वोल्डेमॉर्ट मेरी माँ की हत्या कर रहा था। ल्यूपिन का हाथ अचानक हिला जैसे वे हैरी का कंधा पकड़ना चाहते हों, लेकिन फिर उन्होंने इरादा बदल दिया। एक पल की खामोशी रही और फिर वे मैच में क्यों आए? हैरी ने कटुता से कहा। वे भूखे थे। ल्यूपिन अपना ब्रीफकेस बंद करते हुए ठंडेपन से बोले। डंबलडोर उन्हें स्कूल में नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना भोजन नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि क्विडिच पिच के चारों तरफ जमा भारी भीड़ का लालच उन्हें यहाँ खींच लाया था। रोमांच, भावनाओं का सैलाब, यह उनके लिए जश्न की तरह था। अज़्काबान भयानक जगह होगी, हैरी बुदबुदाया। ल्यूपिन ने गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। अज़्काबान का किला समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर बना है, लेकिन उन्हें कैदियों को रोके रखने के लिए दीवारों या पानी की ज़रूरत नहीं है। कैदी तो अपने ही मस्तिष्क के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके मन में खुशी का एक भी विचार नहीं आता है। उनमें से ज़्यादातर तो कुछ ही हफ्तों में पागल हो जाते हैं। परंतु फिर भी सीरियस ब्लैक उनके चंगुल से भाग निकला, हैरी ने धीमे से कहा। वह भाग निकला। ल्यूपिन का ब्रीफकेस डेस्क पर से फिसल गया। उन्हें उसे पकड़ने के लिए तत्काल झुकना पड़ा। हाँ, उन्होंने सीधे खड़े होते हुए कहा। ब्लैक ने ज़रूर उनसे बचने का कोई तरीका खोज लिया होगा। मुझे यह असंभव लगता था, क्योंकि अगर कोई जादूगर ज़्यादा समय तक दंपिशाचों के बीच रहे तो वे उसकी शक्तियों को निचोड़ लेते हैं। हैरी अचानक बोला, आपने ट्रेन वाले दंपिशाच को दूर भगा दिया था। दंपिशाचों से निपटने के कुछ रक्षात्मक उपाय होते हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन ट्रेन में सिर्फ एक ही दंपिशाच था। जितने ज़्यादा दंपिशाच होंगे उन्हें भगाना उतना ही मुश्किल होगा। कौन से रक्षात्मक उपाय? हैरी ने तत्काल कहा। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं दंपिशाचों से लड़ने का विशेषज्ञ नहीं हूँ हैरी। सच्चाई तो इसके विपरीत है। परंतु दंपिशाच अगर अगले क्विडिच मैच में आ गए तो मुझे उनका मुकाबला करना आना चाहिए। ल्यूपिन ने हैरी के संकल्प भरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर झिझकने के बाद वे बोले,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन यह काम अगले टर्म में ही हो पाएगा। मुझे छुट्टियों से पहले बहुत काम करना है। बीमार पड़ने के लिए मैंने बहुत ही गलत समय चुना था। ल्यूपिन के दमपिशाच विरोधी उपाय सीखने के वादे से हैरी का मूड सुधर गया। अब वह सोच रहा था कि उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द कभी नहीं सुनना पड़ेंगे। इसके अलावा नवंबर के अंत में हुए क्विडिच मैच में चीलघात ने मेहनतकश को बुरी तरह हरा दिया था। इन सब बातों से हैरी की मनोदशा काफी सुधर गई। गरुड़द्वार की टीम को उम्मीद बन गई थी कि वह अब भी कप जीत सकती थी, बशर्ते वह और कोई मैच न हारे। वुड पर एक बार फिर जुनून सवार हो गया। उसने अपनी टीम से बारिश की ठंडी धुंध में जमकर प्रैक्टिस करवाई, जो दिसंबर तक चली। हैरी को मैदान में दमपिशाच की झलक तक नहीं दिखी। डंबलडोर के गुस्से के कारण वे प्रवेश द्वार पर अपनी जगह पर ही तैनात रहे। टर्म खत्म होने के 2 हफ्ते पहले आसमान साफ हो गया। अचानक एक दिन सुबह आसमान सफेद हो गया और कीचड़ भरा मैदान बर्फ में ढका नजर आया। महल के भीतर की हवा क्रिसमस की उमंग से भरी थी। सम्मोहन के शिक्षक प्रोफेसर फ्लिटविक ने पहले ही अपने क्लासरूम को पंख खिलाती परियों की झिलमिलाती रोशनी से सजा लिया था। विद्यार्थी छुट्टियों की योजना पर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। रॉन और हर्माइनी ने छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में ही रहने का फैसला किया। रॉन ने कहा कि वह इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वह पर्सी को 2 हफ्ते तक नहीं झेल सकता। हरमाइनी ने कहा कि उसे लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें पढ़ना है, लेकिन उनकी बातों से हैरी मूर्ख नहीं बना। वह जानता था कि वे लोग इसलिए घर नहीं जा रहे थे क्योंकि वे उसके साथ रुकना चाहते थे, और वह इस बात के लिए उनका बहुत कृतज्ञ था। जब टर्म के आखिरी सप्ताह अंत में हॉग्समीड की एक और यात्रा हुई तो हैरी को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी बहुत खुश हुए। हम वहां पर अपनी क्रिसमस शॉपिंग कर सकते हैं, हरमाइनी बोली। मम्मी डैडी को हनी ड्यूस की टूथ फ्लॉसिंग्स स्ट्रिंग मिंट्स बहुत ही पसंद आएंगी। हैरी ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि इस बार भी 3rd ईयर में वही इकलौता विद्यार्थी होगा जो हॉग्समीड में घूमने नहीं जाएगा। उसने वुड से कौन सी जादुई झाड़ू नामक किताब उधार ले ली और यह फैसला किया कि वह दिन भर झाड़ुओं के बारे में पढ़ेगा। प्रैक्टिस के दौरान हैरी स्कूल की एक झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा था। यह पुरानी शूटिंग स्टार थी जो बहुत धीमी थी और झटके भी देती थी। उसे निश्चित रूप से खुद के लिए एक नई झाड़ू की जरूरत थी। शनिवार की सुबह सब विद्यार्थी हॉग्समीड की यात्रा पर जा रहे थे। उस सुबह हैरी ने चोगो और स्कार्फ में लिपटे रॉन और हर्माइनी को विदा किया। इसके बाद वो अकेला संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर वापस गरुड़द्वार के हॉल की तरफ चल दिया। खिड़कियों के बाहर बर्फ गिरने लगी थी और महल बहुत शांत था। श्श, हैरी ने पलटकर देखा। तीसरी मंजिल के गलियारे में आधी दूरी पर फ्रेड और जॉर्ज एक आंख वाली कुबड़ी चुड़ैल की मूर्ति के पीछे से उसे देख रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। तुम हॉग्समीड क्यों नहीं जा रहे हो? हम लोग जाने से पहले तुम्हारे दिल में खुशियां भरने आए हैं, फ्रेड ने रहस्यमय तरीके से आंख मारते हुए कहा। यहाँ अंदर आ जाओ। उसने एक आंख वाली मूर्ति के बाईं तरफ एक खाली क्लासरूम की तरफ इशारा किया। हैरी फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे अंदर चला गया। जॉर्ज ने धीमे से दरवाजा बंद किया और फिर मुस्कुराते हुए हैरी की तरफ मुड़ा। उसने कहा, हैरी, हम तुम्हें क्रिसमस का तोहफा थोड़ी जल्दी दे रहे हैं। फ्रेड ने नाटकीय अंदाज में अपने चोगे के भीतर से एक चीज निकाली और उसे डेस्क पर रख दिया। यह एक बड़ा, चौकोर, बहुत घिसा पिटा चंपत्र था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। हैरी को लगा कि शायद फ्रेड और जॉर्ज उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो चंपत्र को घूरने लगा। यह क्या है? हैरी, यही हमारी सफलता का राज है, जॉर्ज ने चंपत्र को प्यार से थपथपाते हुए कहा। तुम्हें यह देते समय हमारा दिल तड़प रहा है, फ्रेड बोला, लेकिन हमने कल रात को यह निर्णय लिया कि हमारे बजाय तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी हमें अब ये पूरा याद हो चुका है, जॉर्ज ने कहा। हम तुम्हें यह तोहफे में दे तो रहे हैं, पर दरअसल अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हैरी ने पूछा, मैं इस फटे पुराने चंपत्र का क्या करूंगा? फटा पुराना चंपत्र? फ्रेड ने अपनी आंखें सदमे से बंद कर ली, जैसे हैरी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। जॉर्ज, इसे तुम समझाओ। देखो, जब हम 1st ईयर में यहाँ आए थे हैरी, छोटे, बेफिक्र और मासूम। हैरी हंसा। उसे शक था कि फ्रेड और जॉर्ज कभी मासूम भी रहे होंगे। देखो, आज की तुलना में हम उस समय ज्यादा मासूम थे, तो हम फिल्च के चंगुल में फंस गए। हमने गलियारे में एक गोबर बम फोड़ दिया जिससे फिल्च न जाने क्यों गुस्सा हो गया। इसलिए वह हमें पकड़कर अपने ऑफिस में ले गया और हमेशा की तरह हमें धमकियां देने लगा। सजा दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। तभी हमने उसकी अलमारी में एक ड्रॉर देखा जिस पर लिखा था, जब्त किया हुआ बेहद खतरनाक सामान। और कहीं तुम लोगों ने? हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी जगह तुम होते तो तुम क्या करते?
फ्रेड बोला। जॉर्ज ने एक और गोबर बम फोड़ा, उसका ध्यान भटका दिया। मैंने तत्काल ड्रॉअर खोला और इसे निकाल लिया। इसे चुराना उतना बुरा नहीं था जितना लगता है, जॉर्ज बोला। हमें लगता है कि फिल्च को यह पता ही नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसे शायद शक हो गया था कि यह कोई खुफिया चीज है, वरना वो इसे जब्त नहीं करता। और तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अरे हाँ, फ्रेड दांत दिखाते हुए बोला। इस छोटी सी चीज ने हमें स्कूल के सभी टीचर्स से ज्यादा सिखाया है। तुम लोग मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हो, हैरी ने उस पुराने चंपत्र की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, जॉर्ज बोला। उसने अपनी छड़ी निकालकर चंपत्र को हल्के से छुआ और कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जॉर्ज ने छड़ी जहां छुआई थी वहां से तत्काल स्याही की लकीरें मकड़ी के जाल की तरफ फैलने लगी। वे एक दूसरे से मिली, एक दूसरे को काटती हुई बढ़ी और चंपत्र के हर कोने तक गईं। फिर ऊपर बड़े घुमावदार हरे अक्षरों में कुछ शब्द उभरे। मैसेज मूनी, वॉर्मटेल, पेटफुट और प्रॉन्ग्स शरारती जादूगरों के मददगार मानचित्र मंथन को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस करते हैं। यह एक नक्शा था। इसमें हॉगवर्ट्स के महल और मैदान की हर चीज दिख रही थी। इसकी सबसे बढ़िया बात यह थी कि इसमें चारों तरफ स्याही के छोटे बिंदु घूम रहे थे, जिनके साथ छोटी लिखावट में नाम लिखा था। हैरान होकर हैरी उस पर झुका। सबसे ऊपर बाएं कोने में एक बिंदु बता रहा था कि प्रोफेसर डंबलडोर अपने कमरे में टहल रहे थे। चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस दूसरी मंजिल पर घूम रही थी और पीव्स नाम का भूत इस समय ट्रॉफी रूम में उछल कूद कर रहा था। हैरी की आंखें परिचित गलियारे में ऊपर नीचे घूमी। फिर उसे एक और चीज दिखी। इस नक्शे में कुछ ऐसे रास्ते भी थे जिन पर वो कभी नहीं गया था और उसमें से कई जा रहे थे सीधे हॉग्समीड की तरफ, फ्रेड ने कहा और उनमें से एक पर अपनी उंगली फिराई। कुल 7 रास्ते हैं। फिल्च इन 4 रास्तों के बारे में जानता है। उसने उनकी तरफ इशारा किया। लेकिन हमें यकीन है कि बाकी 3 रास्तों के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन चौथी मंजिल के आईने के पीछे वाले रास्ते को तो भूल ही जाओ। हमने पिछले साल जाड़े तक इसका इस्तेमाल किया था, परंतु अब इसकी दीवारें धंस चुकी हैं और यह बंद हो गया है। और यह वाला रास्ता देखो, हमें नहीं लगता कि कभी किसी ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार के ठीक बाहर लड़ाकू पेड़ लगा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है ये वाला। यह रास्ता सीधे हनी ड्यूक्स के तहखाने में खुलता है। हमने अनगिनत बार इसका इस्तेमाल किया है और जैसा कि तुमने देखा ही होगा, इसका प्रवेश द्वार इस कमरे के ठीक बाहर है। उस एक आंख वाली बूढ़ी जादूगरनी का कुबड़, मूनी, वमटेल, पेटफुट और प्रॉन्ग्स। जॉर्ज ने आ भरकर नक्शे के शीर्षक को थपथपाया। हम उनके बहुत ही एहसानमंद हैं, फ्रेड ने गंभीरता से कहा। वे बहुत महान थे। उन्होंने नियम तोड़ने वालों की नई पीढ़ी की मदद करने के लिए बहुत मेहनत की। ठीक है, जॉर्ज जल्दी से बोला। अब जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे मिटाना मत भूलना, वरना कोई भी इसे पढ़ लेगा, फ्रेड ने चेतावनी देते हुए कहा। बस इसे एक बार फिर ठोकना और कहना उलझन सुलझन। इसके बाद यह फिर से कोरा हो जाएगा। तो हैरी, फ्रेड ने पर्सी की नकल उतारते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से पेश आना। हनी ड्यूक्स में मिलते हैं, जॉर्ज ने आंख मारते हुए कहा। वे संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। हैरी वहां पर खड़ा खड़ा चमत्कारी नक्शे की तरफ देखता रहा। उसने देखा कि मिसेस नॉरिस बाई दिशा में मुड़ गई और फर्श पर पड़ी किसी चीज को सूंघने के लिए रुक गई थी। अगर फिल्च को सचमुच उस रास्ते की जानकारी नहीं थी तो दम पिशाचों को भी उसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन रोमांचित होकर वहां खड़े खड़े उसे मिस्टर वीजली के कहे शब्द याद आ गए। कभी किसी सोचने वाली चीज पर विश्वास मत करना जिसके बारे में यह मालूम ना हो कि उसका मस्तिष्क कहाँ है। यह नक्शा उन खतरनाक जादुई चीजों में से एक था जिनके खिलाफ मिस्टर वीजली ने चेतावनी दी थी, शरारती जादूगरों के मददगार। लेकिन फिर हैरी ने तर्क दिया कि वह तो इसका इस्तेमाल करके सिर्फ हॉग्समीड में पहुंचना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वह कुछ चुराना चाहता है या किसी पर हमला करना चाहता है। और फ्रेड व जॉर्ज तो बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनके साथ तो आज तक कोई भयानक घटना नहीं हुई। हैरी ने हनी ड्यूक्स के खुफिया गलियारे को अपनी उंगली से छुआ। फिर अचानक जैसे आदेश का पालन करते हुए उसने नक्शे को तय करके दुशाले में रखा और जल्दी से क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को कुछ इंच खोलकर देखा। बाहर कोई नहीं था। बहुत सावधानी से वो कमरे से बाहर निकला और एक आंख वाली जादूगरनी की मूर्ति के पीछे छिप गया। उसे क्या करना था? उसने नक्शे को दोबारा बाहर निकाला और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्याही की एक नई आकृति उभर आई थी जिस पर लिखा था हैरी पॉटर। यह आकृति ठीक वहीं खड़ी थी जहां पर असली हैरी खड़ा था, तीसरी मंजिल के गलियारे के आधे रास्ते पर।
हैरी ने ध्यान से देखा। उसकी छोटी आकृति अपनी नन्ही छड़ी से जादूगरनी की मूर्ति को थपथपा रही थी। हैरी ने तत्काल अपनी असली छड़ी निकाली और मूर्ति को थपथपाया। कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा नक्शे में देखा। उसकी आकृति के पास बहुत छोटे अक्षर उभर आए थे, नीचे धस, नीचे धस। हैरी ने एक बार फिर पत्थर की जादूगरनी को थपथपाते हुए कहा। तत्काल मूर्ति का कुबड़ इतना चौड़ा हो गया कि दुबला व्यक्ति उसके अंदर जा सके। हैरी ने जल्दी से गलियारे में आगे पीछे देखा, फिर नक्शे को छिपाया, छेद में सिर घुसाया और अंदर पहुंचकर ढाल पर फिसलने लगा। वो काफी दूर तक नीचे फिसला, जैसे पत्थर पर फिसल रहा हो। फिर वो ठंडी और नम जमीन पर गिर पड़ा। वो चारों तरफ देखते हुए खड़ा हुआ। आसपास घुप अंधेरा था। उसने अपनी छड़ी निकाली और बुदबुदाया, प्रकाशित भव। रोशनी होने पर उसने देखा कि वह एक बहुत संकरे और कम ऊंचे गलियारे में है। उसने नक्शा ऊपर उठाया और उसे अपनी छड़ी की नोक से ठोकते हुए कहा, उलझन सुलझन। नक्शा तत्काल कोरा हो गया। उसने उसे सावधानी से तह करके अपने दुशाले के अंदर रख लिया और फिर तेजी से धड़कते दिल के साथ, जो रोमांचित भी था और भयभीत थी, वह आगे चल पड़ा। गलियारा किसी खरगोश के बड़े बिल की तरह घुमावदार था। हैरी जल्दी जल्दी चल रहा था। वह उबड़ खाबड़ फर्श पर कभी कभार लड़खड़ा जाता था, लेकिन वह अपनी छड़ी को सामने रखे हुए था। इस यात्रा में हैरी को काफी समय लग गया, लेकिन उसे हनी ड्यूक्स में जाने के विचार से प्रेरणा मिल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद गलियारा ऊपर उठने लगा। हाँफते हुए हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसका चेहरा गर्म और पैर बहुत ठंडे थे। 10 मिनट बाद वह ऊपर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों के पास पहुंचा। कोई आवाज न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हैरी उन पर चढ़ने लगा। 100 सीढ़ियां, 200 सीढ़ियां। उन्हें चढ़ते समय वह गिनती भूल गया और अपने पैरों को देखता रहा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसका सिर किसी कठोर चीज से टकराया। यह एक चोर दरवाजा लग रहा था। हैरी वहां पर खड़े होकर अपना सिर मलते हुए आहट लेने लगा। उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने बहुत धीरे धीरे धक्का मारकर चोर दरवाजे को खोला और उसकी ओट से झांका। वो एक भंडार कक्ष में था, जिसमें लकड़ी के बक्से और टोकरे भरे थे। हैरी चोर दरवाजे में से बाहर निकला और उसे दोबारा लगा दिया। चोर दरवाजा धूल भरे फर्श से इतना मेल खाता था कि उसे देख पाना असंभव था। हैरी ऊपर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगा। अब उसे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे घंटी बजने तथा दरवाजे खुलने बंद होने की भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वह सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे अचानक कहीं पास से एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे आ रहा हो। जेली वाले घोंघों का भी एक और डब्बा ले आना, हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है, एक महिला की आवाज आई। किसी की सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। हैरी तत्काल एक बड़े बक्से के पीछे छिप गया और आने वाले व्यक्ति के गुजरने का इंतजार करने लगा। हैरी को आवाज आई कि कोई आकर सामने की दीवार से टिका कर रखे गए बक्सों को खिसका रहा है। उसे शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हैरी तत्काल बिना कोई आवाज किए अपनी छिपने की जगह से निकला और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पीछे पलटकर उसने देखा कि एक आदमी की विशाल पीठ और चमकता गंजा सिर एक बक्से में घुसे हुए थे। हैरी सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचकर उससे बाहर निकला। उसने देखा कि वो हनी ड्यूक्स मिठाई की दुकान के काउंटर के पीछे था। वह झुका, तिरछा चला और फिर सीधा खड़ा हो गया। हनी ड्यूक्स दुकान में हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की इतनी भीड़ थी कि हैरी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। उसने वहां पहुंचकर अपने चारों तरफ देखा। उसे अब अपनी हंसी रोकनी पड़ी जब उसने ये कल्पना की कि अगर डडली हैरी को यहाँ पर देख ले तो उसके सूअर जैसे चेहरे पर किस तरह का भाव आएगा। दुकान में बहुत सारे शोकेस थे, जिसमें अलग अलग तरह की मन ललचाने वाली मिठाइयाँ रखी थी। क्रीम वाली कैंडी, नारियल बर्फ के गुलाबी चौकोर टुकड़े, शहद के रंग की मोटी टॉफियां थीं। सैकड़ों तरह की चॉकलेटें लाइन से रखी थीं। हर साथ की टॉफियों का एक बड़ा पीपा भरा था और फ्रीजिंग विजबीज का भी। वहां पर हवा में उठाने वाली शरबत बॉल्स भी थीं, जिनका रॉन ने जिक्र किया था। एक और दीवार पर विशेष प्रभाव वाली मिठाइयाँ रखी थी। ड्रूबल की बेहतरीन बबल गम, जिससे कमरे में नीले बुलबुले निकलने लगते हैं जो कई दिनों तक नहीं फूटते। अजीब सी दिखने वाली टूथ फ्लॉसिंग स्ट्रिंग मिंट्स थी। छोटे काले चटपटे शैतान थे। अपने मित्रों के सामने आग उगलो। आइस माइस थी। अपने दांतों को किटकिटाते सुनो। मेढक के आकार की पेपरमेंट क्रीम्स थी। ये मेढक पेट में सचमुच कूदते हैं। नाजुक शक्कर भरी कलमें और विस्फोट करने वाले बॉनबॉन्स थे। जब हैरी 6th ईयर के विद्यार्थियों की भीड़ में से जैसे तैसे निकला तो उसे दुकान के सबसे दूर वाले छोर पर एक साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था असामान्य स्वाद। उस साइन बोर्ड के नीचे रॉन और हरमाइनी खड़े थे और खून के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स की ट्रे को देख रहे थे। हैरी चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, हैरी को ये पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है ये तो खून पीने वाले पिशाचों के लिए है।
हरमाइनी कह रही थी। और ये? रॉन ने हरमाइनी की नाक के नीचे कॉकरोच नट का डिब्बा रखते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, हैरी बोला। रॉन के हाथ से कॉकरोच नट का डिब्बा छूटते छूटते बचा। हैरी, हरमाइनी चीखी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे कैसे? वाह, रॉन बहुत प्रभावित होते हुए बोला। तुमने हवा से प्रकट होना सीख लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी बोला। वो धीमी आवाज में बोल रहा था ताकि 6th ईयर के विद्यार्थी उसकी आवाज न सुन ले। उसने उन्हें मानचित्र मंथन के बारे में सब कुछ बता दिया। फ्रेड और जॉर्ज ने यह मुझे क्यों नहीं कभी बताया? रॉन ने गुस्से से कहा। आखिर मैं उनका भाई हूँ। लेकिन हैरी इसे रखेगा नहीं, हरमाइनी बोली, जैसे ऐसा सोचना भी मूर्खता हो। वह उसे प्रोफेसर मैगोनिकल को दे देगा, है ना हैरी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी बोला। क्या तुम पागल हो गई हो? रॉन ने हरमाइनी को घूरते हुए कहा। इतनी अच्छी चीज टीचर को कौन देगा? अगर मैं इसे देने गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से मिला। फिल्च तत्काल समझ जाएगा कि फ्रेड और जॉर्ज ने इसे चुराया है। लेकिन सीरियस ब्लैक के बारे में तो सोचो, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। वह महल में घुसने के लिए इस नक्शे में बताए किसी खुफिया रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। टीचर्स को पता होना चाहिए। वह किसी रास्ते से अंदर नहीं जा सकता, हैरी तत्काल बोला। नक्शे में कुल 7 खुफिया सुरंगें हैं, ठीक है? फ्रेड और जॉर्ज को लगता है कि फिल्च उनमें से 4 के बारे में जानता है और बाकी बचे 3 में से एक रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, इसलिए अब उसमें से कोई नहीं जा सकता। दूसरे रास्ते के प्रवेश द्वार पर लड़ाकू पेड़ है, इसलिए उसमें से भी कोई नहीं जा सकता। अब बचा यह रास्ता जिससे मैं आया हूँ। भंडार कक्ष के तहखाने में प्रवेश द्वार को देखना लगभग असंभव है जब तक कि किसी को इसके बारे में पहले से पता न हो। हैरी झिझका। क्या हो अगर ब्लैक को पहले से पता हो कि वहां पर खुफिया रास्ते का प्रवेश द्वार था? बहरहाल रॉन ने अपना गला साफ किया और मिठाई की दुकान के दरवाजे के भीतर लगे एक नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया। जादू मंत्रालय का आदेश। ग्राहकों को याद दिलाया जाता है कि आगामी सूचना तक दमपिशाच हर रात को सूरज ढलने के बाद हॉग्समीड की सड़कों पर पहरा देंगे। यह कदम हॉग्समीड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और सीरियस ब्लैक के पकड़े जाते ही वे वापस ले लिया जाएगा। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अपराध होने से पहले अपनी शॉपिंग पूरी कर लें। क्रिसमस की शुभकामनाएं। देखा, रॉन ने शांति से कहा। जब दमपिशाच पूरे गांव में घूम रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि ब्लैक हनीड्यूक्स में घुसने की कैसे कोशिश करता है। हरमाइनी, वैसे भी हनीड्यूक्स के मालिक दरवाजा टूटने की आवाज सुन लेंगे। वे दुकान के ठीक ऊपर ही रहते हैं। हाँ, लेकिन हरमाइनी किसी और समस्या को खोज रही थी। देखो, हैरी को फिर भी हॉग्समीड में नहीं आना चाहिए था। उसके अनुमति पत्र पर साइन नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा और अभी रात नहीं हुई है। अगर सीरियस ब्लैक आज ही यहाँ आ गया तो अभी इतनी भीड़ में और ऐसे मौसम में वो हैरी को देखेगा कैसे? रॉन ने छड़ लगी खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छोड़ो भी हरमाइनी, क्रिसमस का मौसम है। हैरी को भी तो खुश होने का मौका मिलना चाहिए। हरमाइनी ने अपना होंठ काट लिया। वो बहुत चिंतित दिख रही थी। कहीं तुम मुझे पकड़वा तो नहीं दोगी? हैरी ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर ईमानदारी से हैरी। फिजिंग विस्बीज देखे हैरी? रॉन ने उसका हाथ पकड़कर उनके पीपे की तरफ ले गया। और जेली वाले घोंगे और एसिड पॉप्स। जब मैं 7 साल का था तो फ्रेड ने मुझे एक एसिड पॉप दिया था जिसकी वजह से मेरी जीभ जल गई थी और उसमें छेद हो गया था। मुझे याद है, इसके बाद मम्मी ने अपनी झाड़ू से उसकी कसकर पिटाई की थी। रॉन ने एसिड पॉप के बक्से की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फ्रेड को यह कहकर कॉकरोच नट पकड़ा दूं कि मूंगफली के दाने हैं तो क्या वो इसे ले लेगा? जब रॉन और हरमाइनी ने अपनी सभी मिठाइयों के पैसे दे दिए तो वे तीनों हनीड्यूक्स की दुकान के बाहर निकलकर बर्फीले तूफान में आ गए। हॉग्समीड किसी क्रिसमस कार्ड की तरह दिख रहा था। छोटे छोटे मकानों और दुकानों पर बर्फ की सूखी परत थी। दरवाजों पर शूलपनी की मालाएं टंगी थीं और पेड़ों पर जादू से चमकीली मोमबत्तियों की लटें लटक रही थीं। हैरी को कपकपी छूट रही थी। बाकी दोनों के पास चोगा था लेकिन उसके पास उसका चोगा नहीं था। वे सड़क पर आगे गए। उनके सिर हवा के कारण तने हुए थे। रॉन और हरमाइनी अपने स्कार्फ में से चिल्ला रहे थे। वह पोस्ट ऑफिस है, जोको की दुकान वहां पर है। हम चीखती हवेली देखने चल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, रॉन ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, हमें बटर बियर पीने के लिए 3 ब्रूमस्टिक्स चलना चाहिए। हैरी तत्काल तैयार हो गया। हवा तेज थी और उनके हाथ कुल्फी की तरह जम रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़क पार की और कुछ मिनटों में वे एक छोटे से बियर बार में दाखिल हो गए। वहां पर बहुत भीड़, शोर शराबा, गर्मी और धुआं था। सुंदर चेहरे और भरे बदन वाली एक महिला बार में शोर मचाते जादूगरों को ड्रिंक दे रही थी। उनका नाम मैडम रोज मैरिटा है, रॉन बोला।
मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। यह कहते समय उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हैरी और हरमाइनी कमरे में पीछे की तरफ चल दिए, जहाँ खिड़की और अंगीठी के पास एक सुंदर क्रिसमस ट्री खड़ा था। उसके पास एक छोटी टेबल खाली थी, जिस पर वे बैठ गए। 5 मिनट बाद रॉन गर्म बटर पियर के 3 झाग वाले मग लेकर आया। हैप्पी क्रिसमस, उसने खुशी खुशी अपना मग ऊपर उठाते हुए कहा। हैरी को मजा ही आ गया। आज तक उसने इतनी मजेदार चीज नहीं चखी थी। बटर बियर के भीतर जाते ही उसके शरीर में गर्मी दौड़ गई। अचानक हवा का झोंका आने से उसके बाल बिखर गए। 3 ब्रूमस्टिक्स का दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। हैरी ने अपने मग के ऊपर से देखा और उसकी सांस रुक गई। प्रोफेसर मैकगोनागल और फ्लिटविक बर्फ के टुकड़े गिराते हुए बियर बार में दाखिल हुए। उनके पीछे हैग्रिड था, जो हरा हैट और धारीदार चोगा पहने हुए था। एक जादूगर से बातें करते हुए वो अंदर आया। यह जादूगर कोई और नहीं बल्कि जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज थे। तत्काल रॉन और हरमाइनी ने अपने हाथ हैरी के सिर पर रख दिए और उसे उसके स्टूल से उतारकर जबरदस्ती टेबल के नीचे कर दिया। इस दौरान हैरी बटर बियर में नहा गया। उसने अपने खाली मग को संभालते हुए देखा कि टीचर्स और फज बार की तरफ गए, रुके और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगे। हरमाइनी फुसफुसाई, स्थान परिवर्तन। उनकी टेबल के पास लगा क्रिसमस वृक्ष जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा और खिसक कर उनकी टेबल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अब उन्हें कोई नहीं देख सकता था। वृक्ष की घनी नीची शाखाओं के बीच से हैरी ने देखा कि पास वाली टेबल की 4 कुर्सियां खिसक रही हैं। इसके बाद उसने टीचर्स और मंत्री महोदय को बैठते समय आहें भरते सुना। फिर उसे ऊंचे हील वाली फिरोजी सैंडल पहने पैर दिखे और एक महिला की आवाज आई, थोड़ा सा जिली वाटर मेरे लिए। प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज आई, 4 पिंट मॉल्ट मीड। हाँ रोजमेरिटा, हैग्रिड बोला। चेरी सिरप और सोडा विद आइस एंड अम्ब्रेला। प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। और आप लाल अंगूर की रम लेंगे मंत्री महोदय? धन्यवाद रोजमेरिटा, फज की आवाज आई। तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। तुम भी हमारे साथ कुछ ले लो, आकर हमारे साथ बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। हैरी ने देखा कि चमकती सैंडल दूर गई और फिर लौट आई। उसका दिल जैसे गले तक आकर तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि टीचर्स के लिए भी यह इस टर्म का आखिरी सप्ताहांत था। न जाने उनके कारण उसे यहाँ पर कितनी देर तक छिपा रहना पड़ेगा। अगर वह आज रात को स्कूल लौटना चाहता था तो उसे सूरज ढलने से पहले हनी ड्यूस की दुकान वाले प्रवेश द्वार तक पहुंचना होगा। घबराहट में हरमाइनी के पैर उससे टकरा गए। मंत्री जी, आखिरकार कौन सी चीज आपको इस जंगल में खींच लाई? मैडम रोजमेरिटा ने पूछा। हैरी ने फज के मोटे शरीर के निचले हिस्से को कुर्सी पर तनते देखा। जब उन्होंने तसल्ली कर ली कि कोई सुन तो नहीं रहा तो उन्होंने धीमे से कहा, और कौन सीरियस ब्लैक, मुझे लगता है तुमने सुन ही लिया होगा कि हैलोवीन के दिन स्कूल में क्या हुआ था। मैंने उड़ती उड़ती अफवाह सुनी थी, मैडम रोजमेरिटा ने स्वीकार किया। क्या तुमने पूरे बियर बार को बता दिया था हैग्रिड? प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिंता से कहा। मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि ब्लैक अब भी इसी इलाके में है? मैडम रोजमेरिटा ने फुसफुसाते हुए पूछा। फज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है। आप जानते हैं दमपिशाच मेरे बियर बार की 2 बार तलाशी ले चुके हैं, मैडम रोजमेरिटा ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा। मेरे सारे ग्राहक डरकर भाग गए। यह धंधे के लिए बहुत ही बुरा है मंत्री जी। रोजमेरिटा, मैं भी उन्हें उतना ही नापसंद करता हूँ जितना कि तुम करती हो, फज ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। यह सावधानी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ज़रूरी है। मैं कुछ दम पिशाचों से मिला हूँ। वे डंबलडोर से बहुत नाराज़ है। डंबलडोर उन्हें महल के भीतर नहीं घुसने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें घुसने देना भी नहीं चाहिए, प्रोफेसर मैकगोनागल ने तीखे स्वर में कहा। अगर इतने भयानक प्राणी हवा में तैरते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, प्रोफेसर फ्लिटविक बोले, जिनके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर लटक रहे थे। चाहे जो हो, फज बोले, वे आप सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर हैं। हम सब जानते हैं कि ब्लैक क्या कर सकता है। देखिए, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, मैडम रोजमेरिटा ने सोचते हुए कहा। मैं सोचती थी कि सीरियस ब्लैक शैतानी जादूगरों के दल में कभी नहीं जा सकता। मेरा मतलब है, जब वो हॉगवर्ट्स में पढ़ता था तब मैंने उसे कई बार देखा था। अगर उस समय आपने यह बताया होता कि वो आगे जाकर क्या बनने वाला है तो मैंने आपसे कहा होता कि आपने ज्यादा शराब पी ली है। फज बोला, तुम सिर्फ आधी सच्चाई जानती हो, बाकी की आधी सच्चाई तो तुम्हें मालूम ही नहीं है रोजमेरिटा। उसने जो सबसे बुरा काम किया है वह तो अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। सबसे बुरा? मैडम रोजमेरिटा ने कहा। अब उनकी आवाज में उत्सुकता थी। आपका क्या मतलब है? इतने सारे लोगों को मार डालने से भी बुरा? बिल्कुल, फज ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, इससे बुरा क्या हो सकता है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से कहा। रोजमेरिटा, तुमने अभी अभी कहा जब वो हॉगवर्ट्स में पढ़ता था तो तुमने उसे कई बार देखा था। क्या तुम्हें याद है उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन था?
क्यों नहीं, मैडम रोजमेरिटा ने थोड़ा हंसते हुए कहा। दोनों हर पल साथ रहते थे। वे दोनों यहाँ कितनी ही बार आए थे। वे लोग मुझे हंसा हंसा कर पागल कर देते थे। दोनों जुड़वा भाई लगते थे, सीरियस ब्लैक और जेम्स पॉटर। हैरी का मग तेज आवाज के साथ छूट गया। रॉन ने उसे लात मारी। बिल्कुल, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। ब्लैक और पॉटर अपने छोटे से गैंग के लीडर। निश्चित रूप से दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली थे, सचमुच बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली। लेकिन मुझे लगता है किसी और जोड़े ने हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। मुझे नहीं पता, हैग्रिड ने हंसते हुए कहा। वैसे फ्रेड और जॉर्ज वीजली भी उनसे किसी मामले में कम नहीं है। किसी को भी ये लग सकता था कि ब्लैक और पॉटर भाई भाई हैं, प्रोफेसर फ्लिटविक ने कहा। दोनों हमेशा साथ रहते थे। और क्या, फज ने कहा। पॉटर अपने सभी दोस्तों में ब्लैक पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। स्कूल छोड़ने के बाद भी दोनों की दोस्ती में कोई अंतर नहीं आया। जब जेम्स ने लिली से शादी की तो ब्लैक उनका बेस्ट मैन बना था। फिर जब हैरी पैदा हुआ तो उन्होंने उसे हैरी का गॉडफादर बना दिया। जाहिर है हैरी को ये मालूम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जानकर उसे कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि ब्लैक तुम जानते हो कौन के साथ मिल गया, मैडम रोजमेरिटा ने फुसफुसाकर कहा। उससे भी बुरा, रोजमेरिटा। फज अपनी आवाज़ और धीमी करते हुए फुसफुसाने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉटर दंपत्ति को यह मालूम था कि तुम जानते हो कौन उनके पीछे पड़ा है। डंबलडोर तुम जानते हो कौन के खिलाफ जूझ रहे थे और उनके जासूस चारों तरफ फैले थे। उनमें से एक जासूस ने उन्हें ये जानकारी दी थी। डंबलडोर ने तत्काल जेम्स और लिली को सतर्क कर दिया। उन्होंने उन्हें छिपने की सलाह भी दी। जाहिर है तुम जानते हो कौन से छिपना आसान काम नहीं था। डंबलडोर ने उनसे कहा कि छिपने का सबसे अच्छा तरीका विश्वास सम्मोहन का प्रयोग करना था। यह कैसे काम करता है, मैडम रोजमेरिटा ने पूछा, जो उत्सुकता के मारे तेजी से सांसें लेने लगी। प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपना गला साफ किया। यह एक बहुत ही जटिल सम्मोहन प्रक्रिया है, उन्होंने कहा। इसमें किसी जीवित व्यक्ति में रहस्य को जादुई तरीके से छिपा दिया जाता है। वह जानकारी चुने हुए व्यक्ति यानी रहस्य रक्षक के भीतर छिपी रहती है, इसलिए उसे खोजना असंभव होता है जब तक कि रहस्य रक्षक खुद ही उसे बताने का फैसला न करे। अगर रहस्य रक्षक नहीं बताता तो तुम जानते हो कौन उन्हें किसी भी हालत में नहीं खोज सकता था। अगर वह उस गाँव की तलाशी भी ले लेता जहाँ लिली और जेम्स बरसों से रह रहे थे, तब भी वह उन्हें नहीं खोज पाता। अगर वह उन्हें कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखता, तब भी वे उसे दिखाई नहीं देते। तो पॉटर दंपत्ति का रहस्य रक्षक ब्लैक था, मैडम रोजमेरिटा ने फुसफुसाकर पूछा। जाहिर है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। जेम्स पॉटर ने डंबलडोर से कहा था कि ब्लैक मर जाएगा लेकिन उसका रहस्य नहीं बताएगा। उसने यह भी कहा था कि ब्लैक खुद छिपने की योजना बना रहा है। इसके बावजूद डंबलडोर चिंतित थे। मुझे याद है उन्होंने जेम्स पॉटर के सामने खुद रहस्य रक्षक बनने का प्रस्ताव रखा था। उन्हें ब्लैक पर शक था, मैडम रोजमेरिटा ने आ भरी। उन्हें यकीन था कि पॉटर दंपत्ति का कोई करीबी व्यक्ति, तुम जानते हो कौन, को उनकी गतिविधियों की जानकारी दे रहा है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने उदासी से कहा। दरअसल उन्हें कुछ समय से यह शक था कि हमारी तरफ का कोई जादूगर गद्दार बन गया है और तुम जानते हो कौन को बहुत सी जानकारियां दे रहा है। लेकिन फिर भी जेम्स पॉटर ने ब्लैक पर भरोसा किया। और क्या, फज ने भारीपन से कहा। और फिर विश्वास सम्मोहन के पूरा होने के मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही ब्लैक ने उन्हें धोखा दे दिया, मैडम रोजमेरिटा बोली। बिल्कुल, ब्लैक अपनी डबल एजेंट की भूमिका से उकता गया था। वह तुम जानते हो कौन के प्रति अपने समर्थन की खुली घोषणा करना चाहता था और ऐसा लगता है कि वह पॉटर दंपत्ति की मृत्यु के बाद यह घोषणा करना चाहता था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नन्हे हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन को हरा दिया। उसकी शक्तियाँ चली गई, वो बुरी तरह से कमज़ोर हो गया और उसे भागना पड़ा और इससे ब्लैक की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसका मालिक उसी पर हार गया था जब उसने यानी ब्लैक ने गद्दारी के सच्चे रंग दिखाए थे। उसके पास भागने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। कमीना, दुष्ट, गद्दार, हैग्रिड ने इतनी जोर से कहा कि आधा बियर बार खामोश हो गया। श्श, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली। हम उससे मिले थे, हैग्रिड गुर्राया, जब उसने उन सब लोगों को मार डाला था। उससे पहले शायद हम ही उससे मिलने वाले आखिरी व्यक्ति थे। लिली और जेम्स के मरने के बाद हमने ही हैरी को घर से बाहर निकाला था। उसका घर तबाह हो चुका था, उसके माथे पर एक बड़ा घाव था और उसके माता पिता मर गए थे। और तभी सीरियस ब्लैक अपनी उड़ने वाली प्रिय मोटरसाइकिल पर हमारे सामने आया। हमने यह सोचा ही नहीं था कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। हम यह नहीं जानते थे कि वो लिली और जेम्स का रहस्य रक्षक है। हमने सोचा कि उसने तुम जानते हो कौन के हमले की खबर अभी अभी सुनी होगी और वो मदद करने के इरादे से आया होगा। उसका चेहरा सफ़ेद था और वह कांप रहा था। और आप लोग जानते हैं हमने क्या किया? हमने उस खूनी गद्दार को सांत्वना दी, हैग्रिड गरजा।
हैग्रिड, मेहरबानी करके, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, अपनी आवाज नीची करो। हमें कैसे पता चलता कि वह लिली और जेम्स के बारे में परेशान नहीं था? उसे तो सिर्फ तुम जानते हो कौन की परवाह थी। और फिर उसने कहा, हैरी को मुझे दे दो हैग्रिड, मैं उसका गॉडफादर हूँ, मैं उसकी देखभाल करूँगा। हाँ, परंतु हमें डंबलडोर ने आदेश दिया था, इसलिए हमने ब्लैक को मना करते हुए उसे बता दिया कि डंबलडोर ने कहा है कि हैरी अपने अंकल आंटी के घर रहने जाएगा। ब्लैक ने बहस की लेकिन अंत में मान गया। उसने हमसे कहा कि हम उसकी मोटरसाइकिल ले जाएं और हैरी को वहां छोड़ आए। उसने कहा था, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। उसे उस मोटरसाइकिल से प्यार था, फिर भी वो मोटरसाइकिल हमें क्यों दे रहा था? उसे इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? सच तो यह था कि उस मोटरसाइकिल को खोजना बहुत आसान था। डंबलडोर जानते थे कि वो पॉटर दंपत्ति का रहस्य रक्षक था। ब्लैक अच्छी तरह जानता था कि उस रात को उसे भागकर छिपना पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि कुछ ही घंटे बाद पूरा मंत्रालय उसके पीछे पड़ने वाला है। लेकिन मान लो अगर हमने हैरी को उसे दे दिया होता, हम शर्त लगा सकते हो कि उसने उसे मोटरसाइकिल से समुद्र में फेंक दिया होता, अपने सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को। परंतु जब कोई जादूगर शैतानी ताकतों की तरफ जाता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ या व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। हैग्रिड की कहानी के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। फिर मैडम रोजमेरिटा ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा, परंतु वो भागकर छिप नहीं पाया, है ना? जादू मंत्रालय ने उसे अगले दिन ही पकड़ लिया। काश हमने ऐसा किया होता, फज ने कटुता से कहा। हमने उसे नहीं खोजा। पॉटर के एक और मित्र पीटर पेटिग्रू ने उसे खोजा था। इसमें कोई शक नहीं था कि पेटिग्रू को जेम्स और लिली की मौत का बेहद दुख था और वह जानता था कि ब्लैक पॉटर दंपत्ति का रहस्य रक्षक है, इसलिए वह अकेले ही ब्लैक को पकड़ने के लिए गया। अब पेटिग्रू, वह मोटा और नाटा लड़का जो हॉगवर्ट्स में हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता रहता था? मैडम रोजमेरिटा ने पूछा। वह ब्लैक और पॉटर को अपना हीरो मानता था, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। वह बुद्धि के लिहाज से उनका बराबरी का नहीं था। अक्सर मैंने उस पर सख्ती की थी। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मुझे अब कितना अफसोस होता होगा। उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें अभी अभी सर्दी हुई हो। मिनर्वा, फज ने नरमी से कहा, पेटिग्रू एक बहादुर की मौत मरा था। जाहिर है सभी चश्मदीद गवाहों यानी मगलुओं की यादें हमने मिटा भी दी थीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमें बताया कि पेटिग्रू ने ब्लैक को कैसे घेरा था। उन्होंने कहा कि वह सुबक रहा था। लिली और जेम्स, सीरियस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर उसने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। जाहिर है ब्लैक उससे तेज निकला। उसने पेटिग्रू के पर खच्चे उड़ा दिए। प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी नाक सुड़की और भारी आवाज में बोली, मूर्ख लड़का, बेवकूफ लड़का, वो हमेशा द्वंद्व युद्ध में पीछे रह जाता था। उसे यह काम मंत्रालय पर छोड़ देना चाहिए था। हैग्रिड घुर्रा कर बोला, हम आपको बता दें कि अगर पेटिग्रू के पहले हमें ब्लैक मिल जाता तो हम जादू की छड़ी निकालने की झंझट में ही नहीं पड़ते, हम अपने हाथों से ही उसका गला दबा देते। हैग्रिड, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो, फज ने तीखी आवाज में कहा। ब्लैक को जादुई कानून रक्षक दस्ते के प्रशिक्षित जादूगरों के सिवाय कोई भी नहीं पकड़ सकता था। मैं उस समय जादूगरी विपत्ति विभाग में कनिष्ठ मंत्री था। जब ब्लैक ने उन लोगों की हत्या की तो मैं वहां पहुंचने वाले सबसे पहले लोगों में से था। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह दृश्य मुझे अब भी अपने सपने में दिखाई देता है। सड़क के बीच में एक गहरा गड्ढा हो गया था, जो इतना गहरा था कि नीचे की सीवर लाइन भी फूट गई थी। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। मगलू चीख रहे थे और ब्लैक वहां खड़ा खड़ा हंस रहा था और पेटिग्रू का एकमात्र अवशेष उसके सामने पड़ा था, खून से सना दुशाला और एक उंगली। अचानक फज की आवाज आना बंद हो गई। 5 नाकों के सुड़कने की आवाज आई। तो अब मालूम चला रोजमेरिटा, फज ने भारी आवाज में कहा। ब्लैक को जादूगरी कानून रक्षक दस्ते के 20 सदस्य पकड़कर ले गए और पेटिग्रू को ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास मिला। मुझे लगता है इससे उसकी दुखी माँ को थोड़ी शांति मिली होगी। तब से ब्लैक अज़्काबान में था। मैडम रोजमेरिटा ने एक लंबी आह भरी। मंत्री जी, क्या यह सच है कि ब्लैक पागल हो चुका है? काश मैं ऐसा कह सकता, फज ने धीमे से कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके मालिक की हार से उसका दिमाग कुछ समय तक असंतुलित रहा होगा। पेटिग्रू और उन सब मगलुओं की हत्या कोई सिर्फ फिरा ही कर सकता था। वह हत्याकांड क्रूर ही नहीं बेमतलब भी था। बहरहाल जब मैंने आखिरी बार अज़्काबान का निरीक्षण किया तो मैं ब्लैक से मिला था। आपको पता है वहां पर ज्यादातर कैदी अंधेरे में अकेले बड़बड़ाते रहते हैं और बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं,
लेकिन मैं इस बात पर हैरान था कि ब्लैक बिल्कुल सामान्य कैसे दिख रहा था। उसने मुझसे तार्किक ढंग से बातें की। वो बहुत हैरानी की बात थी। मुझे लगा कि वो सिर्फ बोर हो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना अखबार पूरा पढ़ लिया है। फिर उसने बहुत ही भावहीन लहजे में यह शिकायत की कि जेल में उसे क्रॉसवर्ड भरने को नहीं मिल पाता है। हाँ, मैं इस बात पर हैरान था कि उसके चारों तरफ मंडरा रहे दम पिशाचों का उस पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा था, जबकि उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा तगड़ी थी। दम पिशाच दिन रात उसके दरवाजे के बाहर पहरा देते थे। लेकिन आपको क्या लगता है वह क्यों भागा है? मैडम रोजमेरिटा ने कहा। मंत्री जी, कहीं वह फिर से तुम जानते हो कौन के साथ जुड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि यह उसकी योजना का आखिरी हिस्सा है, फज ने बात को घुमाते हुए कहा। लेकिन हम ब्लैक को उसके बहुत ही पहले पकड़ लेंगे। मुझे ये कहना होगा कि तुम जानते हो कौन जब तक अकेला और मित्रविहीन है तब तक उससे निपटना आसान है, परंतु मैं यह सोचकर कांप उठता हूँ कि अगर उसे अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक मिल गए तो वह जल्दी ही दोबारा शक्तिशाली बन जाएगा। लकड़ी पर ग्लास रखने की हल्की सी आवाज आई। किसी ने अपना ग्लास टेबल पर रख दिया था। सुनो कॉर्नेलियस, अगर तुम हेडमास्टर के साथ डिनर करने वाले हो तो बेहतर होगा कि अब हम महल की तरफ चल दें, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा। हैरी ने देखा कि एक एक करके सब लोग खड़े हो गए। चोगे फिर से लहराने लगे और मैडम रोजमेरिटा की चमकदार सैंडल बार के पीछे ओझल हो गई। एक बार फिर थ्री ब्रूमस्टिक का दरवाजा खुला। एक बार फिर बर्फ का झोंका अंदर आया और टीचर्स बाहर निकलकर गायब हो गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी के चेहरे टेबल के नीचे दिखे। वे दोनों ही हैरी को घूर रहे थे और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे।